हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो 17वीं बीपीएससी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा, क्योंकि अभी एक अध्यक्ष महोदय की तरफ से, जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कुछ सूचना बाहर आई थी। पेपर के माध्यम से आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि पेपर इस बार का टफ होगा। तो टफ होने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम किसी भी अगर टॉपिक को जानते हैं तो थोड़ा उसके बारे में दो चार लाइन और जाने, थोड़ा डीप जाने, केवल सत्य और फैक्ट का अध्ययन नहीं करें। तो चलिए हम इसी सीरीज़ में, अभी मेरा जिला वाइज सीरीज चल रहा है, उसमें जो अगला महत्वपूर्ण जिला है हमारा मुजफ्फरपुर जिला है। और मुजफ्फरपुर जिला जो है स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत भी आता है। 4 सिटी है बिहार के अंदर, इसमें मुजफ्फरपुर जिला भी शामिल है। तो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण जिला मुजफ्फरपुर है, जिसका हम करंट अफेयर और साथ साथ स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखते चलेंगे। जो सबसे पहला मुजफ्फरपुर का जो फैक्ट है मुजफ्फरपुर के जिले के बारे में, वह है क्या, 112 कांची जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर से इस स्थान प्राप्त किया है। तो जो 100 डेल्टा रैंकिंग निकलता है नीति आयोग के द्वारा, जिला जो आकांक्षी जिला है उसके तहत 112 जिला है, उसका डेल्टा रैंकिंग निकलता है। और उसी डेल्टा रैंकिंग में कृषि के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में, यानी कि ओवरऑल नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो पिछड़ा जिला था उसके लिए एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया था, और उसमें 112 जिला शामिल था, जिसमें से बिहार के 12 जिला शामिल है। बिहार के कितने जिला शामिल है? 12 जिला शामिल है। तो उन जिला का जो एक साल में या मासिक स्तर पर जो प्रदर्शन होता है, उसी के लिए रैंकिंग निकाला जाता है, चाहे कि आपसी बीच में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा हो, विकास के लिए बेहतर तरीका से सामाजिक आर्थिक विकास हो, इसके लिए प्रतिस्पर्धा आपस में हो, इसलिए डेल्टा रैंकिंग निकाला जाता है और नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो उसी डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो डेल्टा रैंकिंग निकलता है, उसका उसका कुछ आधार है, उसका 100 अंक है। और उस 100 अंक में देखेंगे कि स्वास्थ्य और पोषण एक महत्वपूर्ण आधार है, उसका 30 है। शिक्षा के लिए भी 30 है। कृषि और जल संसाधन के लिए 20 है। वित्तीय समावेशन कौशल के लिए जो है, वित्तीय समावेशन कौशल के लिए 10 है, और अवसंरचना के लिए 10 है। तो इस एक तो की ओवरऑल रैंकिंग निकलता है, और एक इन सारा सेक्टर में अलग अलग रैंकिंग निकलता है। तो इसी सेक्टर में जो कृषि और जल संसाधन से जुड़ा हुआ जो रैंकिंग है, उसमें मुजफ्फरपुर का पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग 2023 में आई थी, 5 अक्टूबर 2023 की, उसी की डेटा रैंकिंग है। ओवरऑल देश में मुजफ्फरपुर को छठा स्थान उसी साल प्राप्त हुआ है। और जो लोहरदगा है, देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमारा स्टैटिक्स जो प्रश्न है, यहाँ जो स्टैटिक्स के रूप में हम देखेंगे कि हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम हो गया, ये स्टैटिक्स हो गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। तो हम इसको देख लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, वह आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम जनवरी 2018 में लाया गया था। याद रखिएगा कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है कब लाया गया था? 2018 में लाया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लाया गया था? 2018 में, याद रखिएगा। और आकांक्षी जिले वे जिले हैं जिनका सामाजिक आर्थिक संकेतक पिछले कई वर्षों से खराब रहा था। यानी कि जो देश का विकास हुआ 1991 के बाद बहुत देश तीव्र गति से बढ़ा, और उसके बाद भी कई जिला जो है पिछड़ा हुआ रह गया, सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर है उस आधार पर। तो उसको भी समान मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, समान स्तर पर विकास करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूरे देश से 112 जिला शामिल था, जिसमें से बिहार में 12 जिला शामिल है। बिहार का कितना? 12 जिला भी शामिल है। और इसका जो अगला जो इससे जुड़ा स्टैटिक्स है कि एक इसी प्रकार का, मान लेते हैं जिला तो ले लिया गया, लेकिन कई एक जिला होता है कि हो सकता है कि उस जिला विकसित हो और उसका कोई प्रखंड अल्प विकसित हो या विकास नहीं हुआ हो, विकसित ही नहीं हो। तो इसी के लिए देश में एक अलग से कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2023 में, 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, यानी कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें 500 प्रखंड को लिया गया पूरे देश से। और उसमें देखें कि बिहार के 27 जिलों के 61 प्रखंड का चयन किया गया। कितना? बिहार के 27 जिलों के 61 प्रखंड का चयन किया गया है। और इस प्रखंड का चयन का आधार क्या है? तो जनसंख्या का 75% जनसंख्या प्रति व्यक्ति आएगा, 75% वेटेज है, और जनसंख्या का 25% वेटेज है। ये दोनों आधार पर जो है इस प्रखंड का चयन होता है। और इसका भी सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर पिछड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 10 जनवरी 2023 से। इसमें स्टैटिक्स प्रश्न हमारा है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि नीति आयोग क्योंकि एक महत्वपूर्ण संस्था, इससे पहले हमारे देश में योजना आयोग थी, और योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। तो नीति आयोग का एक बार देखेंगे, बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछा गया कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म यहाँ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आईएएस के प्रश्न में पूछा गया कि योजना आयोग की जगह पर एक नए संस्था का स्थापना 2016 में, मतलब 2015 में हुआ था, 16 में आईएएस के प्रश्न आया था, तो हम वहाँ नीति आयोग लगाए थे। इस नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक एक संस्था है भारत के अंदर, ये संवैधानिक निकाय नहीं है,
ठीक ना। तो हमें याद रखना है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है, एक थिंक टैंक के रूप में भारत में काम करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और एक और महत्वपूर्ण पद होता है इसमें, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, सीईओ का। सीईओ का एक महत्वपूर्ण पद होता है। तो इससे पूछा जा सकता है कि सीईओ की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसका नियुक्ति भारत सरकार का सचिव होना चाहिए, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा पहला महत्वपूर्ण फैक्ट था। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो ये पूछा जाता है कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज किस शहर में है? तो मुजफ्फरपुर में है। इसकी स्थापना 1970 में हुआ था और इसको एमसीआई से मान्यता प्राप्त है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एमसीआई का मतलब यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे मान्यता प्राप्त। अब यह संस्था की जगह पर एक नई संस्था आ गई है भारत के अंदर। तो अगला महत्वपूर्ण जो हमारा फैक्ट है, अगर आप उसको देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया। तो राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र जो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, यह मोतीपुर के मोतीपुर के एक मुरादपुर एक गांव है या जगह है, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ एथेनॉल संयंत्र बनाया जा रहा है? बिहार का दूसरा था मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के मुरादपुर में। और इसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। अगर इसका उत्पादन क्षमता देखेंगे तो यहाँ जो है 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इस संयंत्र से जो है प्रतिदिन 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और यह किससे बनाया जाएगा? एथेनॉल मक्का से बनाया जाएगा। और इसके निर्माण में ये संयंत्र का निर्माण जो हुआ है, तो जो यह संयंत्र है उसका निर्माण में हम यहाँ 152 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितना लागत आई है? 152 करोड़। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रश्न है जिसको भी यहाँ देखा जा सकता है। एक तो इथेनॉल से जुड़ा हुआ कई सारे फैक्ट है, दूसरा है कि इथेनॉल क्या है वास्तव में, इसका भी फैक्ट है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारे राज्य में, बिहार राज्य में पहला जो इसका संयंत्र लगा था, संयंत्र इथेनॉल से जुड़ा हुआ पूर्णिया में लगा था पहला। कुल बिहार में 17 इथेनॉल यूनिट लगाने का जो है मंजूरी मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। कितना मिला है? कुल 17। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि बिहार पहला राज्य है जो एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लेकर आया। बिहार जो है पहला राज्य है पूरे भारत के अंदर जो एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लाया 2021 में। तो बिहार प्रथम राज्य है जो 2021 में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लेकर आया। यह पूरे देश में सबसे पहला ऐसा करने वाला राज्य बिहार है। और यह जो नीति हमारे यहाँ जो एथेनॉल प्रोत्साहन नीति आया था वह किस एक पर आधारित था? वहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आया था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आया था, उसी को आधार बना के बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 आया और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। देश में सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्लांट कहाँ है? बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्लांट कहाँ है? बिहार में है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और जो एथेनॉल है बिहार में, मुख्य रूप से जो एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा गन्ना, टूटा चावल या मक्का से किया जाएगा। बिहार में चूंकि चावल का भी उत्पादन बेहद स्तर पर होता है, मक्का का भी और गन्ना का भी होता है। चूंकि गन्ना हमारे यहाँ जो उद्योग है, जो चीनी उद्योग है, लगभग ठप चल रहा है या रुग्ण इकाई में शामिल हो गई है, तो इसलिए जो गन्ना से हमारे यहाँ इथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक ना। अब एक इथेनॉल के बारे में पूछा सकता है कि इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल को एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इथेनॉल को हम क्या जानते हैं? एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यह जैव ईंधन है जो विभिन्न स्रोतों जैसे गन्ना, मक्का, चावल, बायोमास आदि से उत्पादित होता है। इसको जो है बायोफ्यूल बोलते हैं। और भारत को इसकी जरूरत क्यों है? तो आप देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट है, उसका भी लक्ष्य है इंटीग्रेटेड, जो प्रत्येक देश के लिए एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसकी पूर्ति के लिए भी जरूरी है। चूंकि भारत को बृहद स्तर पर तेल का निर्यात करना होता है। आप देखेंगे कि पेट्रोलियम और डीजल का निर्यात भारत बृहद स्तर पर करता है, जिससे भारत का जो है डेफिसिट है, आप देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट भारत को है उससे। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि भारत में इथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसको हम पेट्रोलियम के साथ मिलाया जाए, ताकि अभी देखें कि पेट्रोलियम के साथ इथेनॉल मिलाने का जो हमारा पॉलिसी है 20% है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, 30% किया जाएगा। यानी कि जो हमारा जो है ट्रेड डिफिसिट को बैलेंसिंग करने में भी मदद करेगा इथेनॉल का उत्पादन। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फैक्ट है कि मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर और होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर, यानी वहाँ कृषकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा किस प्रकार फसल को विविधताकरण करना है, कीटनाशक का इस्तेमाल कैसे करना है, उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करना है। और होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई। तो जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल बना है वो पूछा था कि कहाँ किस परिसर में बना है? तो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहले से परिसर है, उसी में इसकी स्थापना किया गया। यहाँ कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। क्योंकि बिहार में इस तरीके के पहले सुविधाएं पटना में थी, अब मुजफ्फरपुर के उत्तरी बिहार के लिए बेहतर होगा यहाँ के मरीजों के लिए। एक यहाँ से स्टैटिक्स फैक्ट जुड़ जाता है
कि लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ से पूछा जा सकता है, तो लीची अनुसंधान केंद्र, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, वो मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुसहरी मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा, मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। ICAR का लीची अनुसंधान केंद्र है। ICAR का लीची अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 2012 में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 2012 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कई जगह फैक्ट चेक करने के बाद यही मिला है। और लीची उत्पादन में जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में प्रथम स्थान पर बिहार है। और ICAR की जो पोर्टल है और उसका जो गूगल पोर्टल है और उसका जो अपना पोर्टल है, उस पर मैंने देखा है तो यहाँ लिखा हुआ था कि बिहार 43% लीची का उत्पादन बिहार में अकेले होता है। पूरे देश का 43% लीची कहाँ बनता है? बिहार में अकेले इसका उत्पादन होता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। राज्य का पहला है, यानी कि पूरे बिहार का पहला जो है वन्य जीव अस्पताल है। वन्य जीव मतलब कि जो वन्य जानवर होते हैं उनके इलाज के लिए एक अस्पताल खोला गया है। वह कहाँ खोला गया? मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला गया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि केवल वन्य जीवों का इलाज किया जाएगा, यानी कि जो पालतू जीव है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। केवल जंगली जानवरों का यहाँ इलाज होगा जो वन में रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोला जा रहा है। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोला जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और पूरे बिहार में अभी 3 खादी मॉल खोला जा रहा है। एक तो पटना में पहले से ही खुल चुका है, दूसरा मुजफ्फरपुर में खुल रहा है और तीसरा पूर्णिया में। तो ये भी याद रखिएगा कि तीसरा जो खादी मॉल है कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया में। तो पूरे बिहार में 3 खादी मॉल हो गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, याद रखिएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। खादी मॉल जो होता है वहाँ देखेंगे कि ग्रामोद्योग से बने, खादी ग्रामोद्योग से बने सामानों का बिक्री होता है। आसपास के जितने भी खादी उद्योग से जुड़े हुए जो उत्पादक वर्ग है, जो लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में खोला जा रहा है। ये प्रश्न आ सकता है कि मुजफ्फरपुर के कहाँ खोला जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क खोला जा रहा है। ये मेगा फूड पार्क कितना एकड़ में फैला है? तो 144 एकड़ है। मेगा फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क 144 एकड़ में फैला है और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क होगा। तो अब हम एक यहाँ स्टैटिक्स पोर्शन है कि मेगा फूड पार्क जो है या फूड पार्क योजना क्या है, इसको कौन संचालित करता है। तो देश में देखें कि फूड पार्क जो स्कीम है पूरे भारत के अंदर, यह फूड पार्क योजना आया और इसका जो संचालन किसके तहत होता है, तो मेगा फूड पार्क की शुरुआत 2008 में हुआ था। मेगा फूड पार्क की शुरुआत कब हुआ था? 2008 में हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका जो संचालक एजेंसी है या संचालक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके अधीन आता है। और मेगा फूड पार्क के में प्रत्येक मेगा फूड पार्क के तहत जो केंद्र सरकार है 50 करोड़ तक का असिस्टेंस सहायता राशि देता है, सहायता राशि प्रदान करता है। और एक मेगा फूड पार्क एक यूनिट के रूप में अगर कहीं स्थापित हो गया तो उसका संचालन स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसी के माध्यम से होता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आती है या रजिस्टर्ड होती है। और मेगा फूड पार्क जो है देखें कि जो मेगा फूड पार्क का निर्माण होता है तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। मतलब एक तरीका के क्लस्टर होता है, पूरा पूरा कृषि से जुड़ा हुआ जितने भी उत्पाद होता है उसका वैल्यू एडिशन होता है वहाँ, उसका वैल्यू एडिशन होता है, उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, सभी प्रकार की क्रियाविधि होता है। और उससे वहाँ के जो किसान है उसको बृहद स्तर पर लाभ मिलेगा। तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार में मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क खोला जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा। कुढ़नी प्रखंड में कहाँ खोला जाएगा? कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा। कुढ़नी प्रखंड किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में है। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में है। और इसको लोहिया स्वच्छता अभियान, जो नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण अभियान है, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता था, लोहिया स्वच्छता अभियान, उसके तहत ये टॉयलेट की क्लिनिक खोला गया। टॉयलेट क्लिनिक का मतलब क्या है? बेसिकली दिमाग में नहीं आता हो कि टॉयलेट क्लिनिक क्या है, किस प्रकार की क्लिनिक है। तो यहाँ है कि अगर किसी भी आसपास के लोगों का अगर टॉयलेट शौचालय जो है टूट फूट हो जाता है तो उसको निःशुल्क बनाया जाएगा। होता क्या था कि हमारे देश में एक स्वच्छता अभियान बृहद स्तर पर चल रहा है, तो होता ही कि अगर किसी का टॉयलेट टूट गया, एक बार टॉयलेट स्थापित करने के लिए चूंकि सरकार इंसेंटिव देती है, सहायता राशि देती है, और अगर वो टॉयलेट खराब हो जाता है तो लोग जो होता है उसको नहीं ठीक करवा पाते हैं, उनके पास इतनी पैसा नहीं है, या हमारे देश के ज़्यादातर लोग, हमारे राज्य के ज़्यादातर लोग जो है गरीब हैं। तो इसलिए इस तरह का क्लिनिक खोला गया है कि अगर कोई लोग का शौचालय टूट जाता है तो शौचालय को निःशुल्क रूप से शौचालय का टूट फूट को जोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में खोला गया है। आप जाएंगे तो फकुली एक जगह है मुजफ्फरपुर का,
वहीं राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आंगनवाड़ी आपने देखा है, बहुत सारा आंगनवाड़ी है, भारत बिहार में भी है, जो कहीं ना कहीं स्थापित है किसी खास जगह पर, लेकिन यह पोर्टेबल है। इसका मतलब है कि इसको हम एक जगह से अन्य जगह ले जा सकते हैं। और इसे कौन बनाया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन फाउंडेशन एंड सेल्को फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है। सेल्को फाउंडेशन ने मिलकर बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और इस तरीके के पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का लाभ क्या है या फिर क्यों बनाया गया? तो आप देखें कि जो अपने बिहार में बाढ़ है, बारिश के कारण बाढ़ होता है या फिर कई सारी आपदाएं आ जाती हैं, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम टीकाकरण पोषण अभियान बंद नहीं हो, इसके लिए पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। उन क्षेत्रों में भी जाके जो टीकाकरण पोषण अभियान को संचालित रख सकेगी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण जो स्टैटिक्स प्रश्न आ जाता है कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है इंडिया में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको समेकित बाल विकास योजना कहते हैं, इस पर आ जाता है स्टैटिक्स। जैसे कि देखेंगे 2023 में भी IAS में प्रश्न आया है, और अभी तक हमको लगता है कि UPSC के एग्जाम में, IAS के एग्जाम में ICDS पर 10 बार से ज़्यादा प्रश्न आ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये 1975 से अभी तक संचालित हो रहा है और इसकी महती भूमिका है देश में कुपोषण दूर करने में, जो है इसकी महती भूमिका है, तो इसलिए यह स्कीम बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो ICDS स्कीम है, समेकित बाल विकास योजना है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो यही प्रश्न आ सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, वहाँ अलग मंत्रालय लिख दिया जाएगा, जैसे फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री लिख दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। याद रखना, यह कौन मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। यह जो स्कीम है, यह केंद्र प्रायोजित है। केंद्र प्रायोजित होने का मतलब है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता है। अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर सेक्टर नहीं है, ठीक ना, तो सेंटर सेक्टर होता है, इसमें केंद्र प्रति से 100% योगदान देता है। लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के कारण यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में दोनों का योगदान होता है इसके संचालन में। इसे 1975 में लाया गया था। और ICDS स्कीम के तहत ही अपने देश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह जिसको बोलते हैं योजना है, बाल संरक्षण योजना है, पोषण अभियान, ये सब इसी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस स्कीम है उसी के तहत संचालित हो रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप इसको याद रखिएगा। और अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे पास है कि मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। काफ़ी जो है एक नए प्रकार का बैंक है और इसी कारण ये पूरे भारत में चर्चा का भी विषय रहा है। तो यहाँ जो मुजफ्फरपुर में बैंक खोला गया है भिखारियों के द्वारा, मतलब जितने सारे जो भिखारी लोग होते हैं उनके पास जो संचित संपत्ति है वो लोग मिलकर इस बैंक को खोले हैं। तो एक इसमें केवल भिखारी सदस्य नहीं है, भिखारी के अलावा जो वहाँ के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे ठेला चालक है, रिक्शा चालक, इसके सदस्य हैं, वो लोन देते हैं और लोन लेते भी हैं, और उनको उनके जमा संपत्ति पर ब्याज भी मिलता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर और मुजफ्फरपुर का स्टैटिक्स पोर्शन। चलिए दोस्तों, आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।